हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी का जो नाम यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है दैट इज टाटा कैपिटल। इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट एरिया के अंदर में जो प्राइसेस चल रहे थे, दैट मीन्स कि अनलिस्टेड मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे थे और उसके मुकाबले जो आईपीओ में प्राइस निकला है वो 3 गुना नीचे निकला। दैट मीन्स कि 300% ऊपर प्राइस चल रहा था जो अनलिस्टेड मार्केट है उसके अंदर में। अब ये एक बहुत बड़ा, मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर मैं आपका ध्यान लेके जा चुका हूँ कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर से शेयर्स को ना खरीदें। वहाँ पे आपके लिए लॉक इन पीरियड भी होता है, साथ में वहाँ पर जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं वो बड़े ही जो है स्पेक्युलेटिव इन नेचर होते हैं। मतलब वो कुछ भी प्राइसेस वहाँ पर चल सकते हैं, कुछ भी। राइट, अगर किसी चीज़ की हवा बन गई तो वहाँ पर कोई भी प्राइसेस वो देखे नहीं जाते कि कंपनी का मार्केट कैप कितना हो गया है। नो बडी लुक्स एट दैट, बट द प्राइस इसके ऊपर कि हाँ टाटा कैपिटल है, पता नहीं क्या ही करने वाला है। रिलायंस के ऊपर भी भाव लेके चले जा सकते हैं। ऐसा पास्ट में देखा गया है कि एक रिलायंस की कंपनी टाटा टाटा रिटेल, उसको रिलायंस का जो एक्चुअल स्टॉक मार्केट में भाव चल रहा है पूरी कंपनी का, उससे भी ऊपर उसका भाव चला गया अनलिस्टेड मार्केट के अंदर में। तो वहां पे थोड़ा सा बाइंग करने से बचें, तो दैट्स ए गुड ऑप्शन। यहाँ पर टाटा कैपिटल में भी ये चीज़ जो है काफ़ी भाइयों को जो अनलिस्टेड मार्केट जिन्होंने खरीदा है उनको धोखा हो चुका है। यहाँ पर इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में खुलने वाला है। 326 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और सारे जो पैसे हैं वो 15,500 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 6,500 या 7,000 करोड़ के आसपास में जो पैसे हैं वो कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 8,500 करोड़ के आसपास में कंपनी के जो मेन प्रमोटर और जो मेन शेयर होल्डर हैं वो दोनों ही कुछ ना कुछ अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब प्रमोटर कौन है? टाटा के जो टाटा सन्स है वो कंपनी का मेन प्रमोटर है, तो वो भी अपने यहाँ पे अच्छे खासे शेयर्स बेचने का ट्राई कर रहे हैं। दो यहाँ पर आफ्टर दी आईपीओ एज वेल, यहाँ पर जो मालिकाना हक है वो मैक्सिमम प्रमोटर्स के पास में रहने वाला है 85% के आसपास में। दैट्स ग्रेट। सो दैट मीन्स कि आगे आने वाले टाइम के अंदर में और ओएफएस जो है वो जारी हो सकते हैं, या फिर जो फॉलो अप ऑफर होता है जिसको एफपीओ बोलते हैं वो भी आ सकता है। राइट, क्योंकि 75% जो क्राइटेरिया है सेबी करके बनाया हुआ, उस क्राइटेरिया को तो मीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अब कंपनी करती क्या है, तो अपने सबसे नाम में लिखा हुआ कैपिटल लिमिटेड, टाटा कैपिटल लिमिटेड, दैट मीन्स लोन लेने का देने का काम करती है, लोन देने का काम करती है, लेंडिंग बिजनेस है। राइट, जैसे होम लोन हो गया, चाहे पर्सनल लोन हो गया, चाहे गाड़ी का लोन हो गया, ये ना इस टाइप के जो लोन्स होंगे ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। साथ में जो दूसरी इनकी इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं वो भी अलग अलग बिजनेसेस करती हैं और अलग अलग कंट्रीज के अंदर में, सिंगापुर के अंदर में इनकी काफ़ी अच्छी खासी सब्सिडरीज हैं। वो इनके पैसे को, इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का भी काम करती हैं, और साथ में दूसरी सब्सिडरी है वो म्यूचुअल फंड बेचने का काम करती है। तो इस टाइप की अलग अलग सब्सिडरीज भी हैं, वो भी अपना काम करती हैं। राइट, तो ये सब्सिडरीज के थ्रू और अपनी जो मेन कंपनी है इससे भी कमाई करने का काम करती है। जो मेन बिजनेस है, जो ज़्यादा पैसा आ रहा है वो लेंडिंग से ही आ रहा है, चाहे सब्सिडरीज का भी माना जाए या इसका भी देखा जाए, तो मेन जो इनकम हो रही है वो लेंडिंग बिजनेस से ही हो रही है। तो इसके लिए कंपैरिजन में हमें जो है बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और जो एक कंपनी और है चोलामंडलम जो है इन्वेस्टमेंट्स एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी, इनके साथ में कंपैरिजन इसका हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर इसकी जो पूरी वैल्यू लगाई गई है इस कंपनी की इस आईपीओ के अंदर में वो 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई है। दैट्स ग्रेट। अब यूजुअली इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो पैसे उठाती हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें जो आईपीओ के पैसों से अपना कैपिटल बेस बढ़ाना है। कैपिटल बेस बढ़ाएंगे तो आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सेफ जोन में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांट पाएंगे। तो लोन बांटने के लिए कैपिटल बेस कंपनी के पास में होना जरूरी है, तो ये पैसे सारा कैपिटल बेस में ही काम में लेने वाले हैं। कैपिटल बेस क्या होता है? कैपिटल बेस ऐसे समझो कि आरबीआई ने बोल दिया कि आप लोगों को 100 रुपए का लोन बांटने के लिए 10 रुपए आपके पास में होने चाहिए, तो अब इनको 10 रुपए अपने पास में मेंटेन करने हैं। तो अब मान के चलो कि वो इन्होंने 91 रुपए का लोन बांट दिया, तो मतलब सॉरी 90 रुपए, 100 रुपए है, 100 रुपए में से 90 रुपए, 91 रुपए दे दिए, तो अब इनके पास में होने चाहिए 10 रुपए। तो राइट, तो अब ये 91 रुपए नहीं बांट सकते, तो अब इनके पास है, मान के चलो कहीं और से 10 रुपए और आ गए, तो अब इनके पास टोटल रुपए 20 रुपए हो गए इनके पास में। 90 रुपए का लोन बांटा हुआ है, तो अब ये और लोन जो है 9 रुपए का और बांट सकते हैं। दैट्स कैपिटल बेस। नेक्स्ट, अब मतलब आम भाषा में इसको कैपिटल बेस हम लोग मान के चल सकते हैं, बाकी जो है जनरल टर्म्स के अंदर में जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी मीनिंग इसी यही निकलता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो कंपनी के हम आरएचपी को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन पे चलेंगे, बिकॉज इस सभी कंपनीज में कंपैरिजन पे वैल्यू होती है, तो हम कंपैरिजन के हिसाब से ही कंपनी की वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये टाटा सन्स और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपना जो स्टेक है उसको बेचती, कितना बेच रहे हैं उसका हमें ब्यौरा मिल गया है। यहाँ पर कंपनी कैपिटल बेस बढ़ाने की बात करें, यहाँ पर टाटा सन्स ही इस कंपनी का मालिक है, एंड टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि टाटा की जितनी भी कंपनी है उनका मेन मालिक बस यही है, टाटा सन्स। टाटा की ट्रस्ट, टाटा सन्स एक ट्रस्ट है और वो
सारा का सारा पैसा जो है जितना भी कमाई करती है उसका 80% के आसपास में दान में, 70% के आसपास में जो है दान में दे देती है। तो टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं उनसे जो कमाई होती है वो जाती है टाटा सन्स के पास में, और टाटा सन्स जो है अपना 70% दान में कंपनी दे रही है। कई रिपोर्ट्स के अंदर 50% है, कई रिपोर्ट्स में 70% है। सो अब कितना है एक्चुअली, मतलब मैक्सिमम जो है टाटा सन्स जो है दान में ही पैसे देता है, या फिर जो एनजीओ चलाता है उनके थ्रू जो है देश की सेवा में वापस लगा देता है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो कभी भी आप टाटा के प्रोडक्ट खरीदें तो समझ के चलो कि 50% वापस सोसाइटी में ही आ रहा है, एज ए दान में काम हो रहा है, ना कि किसी प्राइवेट एंटिटी के पास में उसकी मौज मजा में जा रहा है पैसा। राइट, दैट्स नेक्स्ट। अब चलते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर में काफ़ी अच्छे खासे केसेस देखने को मिल रहे हैं। टाटा कैपिटल के अंदर केसेस होने, बिकॉज लोन देने का काम करती है, तो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छे खासे केसेस यहाँ पर कर रखे हैं, जिसमें 8,700 करोड़ रुपए तक का कंपनी को फायदा हो सकता है। बाकी कंपनी में भी केसेस हो सकते हैं जिसमें कंपनी को नुकसान हो सकता है 764 करोड़ रुपए तक का। टैक्स भी यहाँ पर, टैक्स प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत है वो 1991 के अंदर में हो गई थी, राइट, इसकी टाटा कैपिटल की। और उसके बाद में ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं, और आज के इनकी जो क्रिस्टल की जो रेटिंग है वो गजब की है, ट्रिपल ए रेटिंग इनको मिली हुई है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम चलते हैं तो कंपनी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स की जो लोगो, जो नाम जो कंपनी यूज करती है, टाटा का नाम यूज करती है। अब टाटा का मालिक कौन, टाटा के जो नाम का जो मालिक है वो कौन है, टाटा सन्स। कंपनियों का मालिक टाटा सन्स है, तो नाम का लोगों का मालिक कौन होगा, टाटा सन्स। तो उनसे इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है कि हम आपका नाम यूज करेंगे, टाटा की कंपनी है तो करेगी, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, आज के दिन जो कंपनी के अंदर में आज 28,000, मतलब 29,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, काफ़ी अच्छे खासे लोग यहाँ पर पेट भर रहे हैं। यहाँ पर जो रेटिंग है कंपनी के, जो अलग अलग प्रेफरेंशियल शेयर्स की, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की, सबकी रेटिंग आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। लैंडिंग बिजनेस से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आता है, जिसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नॉन लैंडिंग बिजनेस भी होता है, नॉन लैंडिंग बिजनेस से इनकी कमाई ज़्यादा नहीं आ रही है आज के दिन, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। नॉन लैंडिंग बिजनेस जैसे क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर दिया तो उससे कमीशन आ गया, तो वो इस टाइप के जो दूसरे बिजनेस होते हैं वो नॉन लैंडिंग वाले होते हैं, राइट। अब ये कंपनी की जो अलग अलग जो सब्सिडरीज हैं, जैसे टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, अब नाम में लिखा हुआ है कंपनी क्या करती है, टाटा सिक्योरिटीज नाम में लिखा हुआ है क्या करती है, टाटा कैपिटल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर की कंपनी है, और वहाँ पे फिर और भी बहुत सारी कंपनियां सब्सिडरीज, स्टेप डाउन सब्सिडरीज इनकी हैं, जिनका आप लोग नाम यहाँ पर देख सकते हैं। इनसे सभी से ही कमाई अच्छी होती है आज के दिन, मेनली जो है लेंडिंग बिजनेस से होती है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इट। अब आज के दिन जो कंपनी ने ग्रोस लोन जो है कितने का बांट रखा है, तो वो लगभग 2,33,000 करोड़ का लोन आज के दिन कंपनी ने बांट रखा है। जैसे यूज मतलब अमाउंट का जो लोन है वो बांट रखा है कंपनी ने आज के दिन, राइट, 2,33,000 करोड़ का, राइट। नेक्स्ट, थोड़ा सा अब हम थोड़ा कंपैरिजन बेसिस पे चल लेते हैं, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा कंपनी की इसके अंदर में, किसमें, आरएचपी की बैलेंस शीट के अंदर में। हियर वी कैन सी द बैलेंस शीट। तो टोटल मिला के इस पूरी कंपनी में पैसा लगा हुआ है 2,52,254 करोड़ रुपए, जिसमें से जो कंपनी ने जो तक कमा कमा के इकट्ठा कर लिया फिर उसको भी वापस बिजनेस में लगा दिया गया, जिसको हम इन्वेस्टर्स का पैसा मान सकते हैं या फिर प्रमोटर्स का पैसा ही मान सकते हैं। तो वो जो पैसा है वो कितना है, तो यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, दैट इज इक्विटी कैपिटल, दैट इज 33,588 करोड़ रुपए, राइट। इसी को हम कैपिटल बेस भी मान सकते हैं, राइट। एंड बेसिकली रो टर्म्स में इसको कैपिटल बेस की बात कर रहा हूँ, बाकी जनरल टर्म्स में इसको मत लेना। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कमाई है, कमाई किस तरीके से बढ़ रही है तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 11,900 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 2023 में, फिर 16,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया 2024 में, और 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया 25 में। और यहाँ पर इस साल जो उम्मीद है, जिस तरीके से यहाँ पर जून का क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर टोटल ओवरऑल अदर इनकम वगैरह सब कुछ को मिला करके यहाँ पर 28,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, जिसको इस बार उम्मीद है कि ये 32,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच सकता है। 737, 728, 2830, 32 करोड़ के आसपास, इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो भी हमारे को 30,000 करोड़ के आसपास में आराम से जा रहा है, हम लोग अगर सिंपली सेफ जोन में भी लेके चले तो भी। तो 30,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है हर साल, इस साल का इससे जमाने कमाने की उम्मीद है। इसके मुकाबले इन्होंने जो वैल्यू लगाई है, अब थोड़ा सा हम कंपेरिजन बेसिस पे भी साथ साथ में चल लेते हैं। जब यहाँ पे जो वैल्यू लगाई गई इस कंपनी की, दैट इज अराउंड 1,38,000 करोड़ रुपए, और लगभग 30,000 करोड़ रुपए की इसकी सालाना कमाई मतलब रेवेन्यू हो रहा है। तो 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 4.5 के आसपास का, 4.5 का आसपास का जो है सेल्स के हिसाब से वैल्यू लगाई गई है।
अब यहाँ पे जो कंपैरिजन के लिए हमारे पास में है बजाज फाइनेंस, इसकी जो वैल्यू लगाई गई है वो 7.5 से 8 गुना के आसपास में लगाई गई है। अगर हम लोग जून के क्वार्टर को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बनता है, जिसको अगर हम लोग इसकी जो वैल्यू के साथ में अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 7.5 से 8 गुना, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से 8 गुना ऊपर वैल्यू चल रही है बजाज फाइनेंस की। ये जो दूसरी कंपनी श्रीराम फाइनेंस, इसकी अगर हम लोग रेवेन्यू के हिसाब से चेक करते हैं तो यहाँ पर लगभग 44-45 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास वैल्यू चल रही है इसकी, ग्रोस रेवेन्यू की। एंड यहाँ पर जो वैल्यू इसकी पूरी कंपनी की वैल्यू चल रही है वो 1,22,000 करोड़, दैट मीन्स की लगभग 2.5 गुना के आसपास में वैल्यू चल रही है ऊपर, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी सिमिलर सा ही काम करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू चल रही है वो 7,730-728, तो ये लगभग 30,000 करोड़ रुपए की इसके आसपास में इसका रेवेन्यू बनने वाला साल का। और इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये भी लगभग 3, 3, 4, 5 के आसपास का इसका भी देखने को मिला, साढ़े साढ़े 4 के आसपास का मान के चल लो, तो 4.5 के आसपास का इसका चोलामंडलम का वैल्यू चल रहा है सेल्स के हिसाब से। तो इसका जो वैल्यू चल रहा है वो टाटा कैपिटल के हिसाब से बराबर ही चल रहा है। अब पॉइंट है कि इन तीन की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू किसकी निकल के आई है, श्रीराम की निकल के आई है। बाकी दूसरी कंपनियों को भी वैल्यू दे रखी है, तो जैसे इसको चोलामंडलम को दे रखी है, बजाज फाइनेंस को मार्केट ने अच्छी वैल्यू दे रखी है रेवेन्यू के हिसाब से जो चल रही है। और ब्रांड, अब दूसरी चीज़ है कि क्या कमाई अच्छी कर रही होगी फिर, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर हम लोग बजाज बजाज फाइनेंस का चेक करते हैं तो इसका निकल के आ रहा है लगभग 34% का, दैट्स ग्रेट। श्रीराम फाइनेंस का यहाँ पर निकल के आ रहा है लगभग 27-28% का, दैट्स अगेन ग्रेट। चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का निकल के आ रहा है यहाँ पर 21% के आसपास का, 21-22% के आसपास का। तो अब पॉइंट की बात है कि जो कमाई की जो वैल्यू दे रखी है, मार्केट ने जो वैल्यू दे रखी है वो 4.5 गुना के आसपास में दे रखी है, दैट मीन्स कि इन तीनों से सबसे ज़्यादा अच्छी कमाई कर रही होगी, मतलब फाइनेंसिंग प्रॉफिट इनसे बेटर होगा। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो टाटा कैपिटल है इसका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट निकल रहा है वो 18-19 के आसपास में निकल रहा है, 18-19% के आसपास में देखने को मिल रहा है, या फिर 20% के आसपास तक देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि इनसे ज़्यादा बेटर कमाई नहीं करी है, बट कंपनी का नाम अच्छा है। अब यहाँ पे जो फिर वैल्यू किस बात की ज़्यादा लगाई गई है, वैल्यू इस बात की ज़्यादा लगाई गई है क्योंकि कमाई तो उसके मुकाबले बेटर नहीं कर रही है, बट वैल्यू है एनपीए की। बिजनेस लोन के अंदर में सबसे बड़ा जो इश्यू आता है, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आती है एनपीए की, राइट। तो बजाज फाइनेंस का जो एनपीए चल रहा है, जिसको हम ग्रोस एनपीए पे कंपैरिजन करने वाले हैं, नेट एनपीए पे कंपैरिजन भी हम लोग नहीं करने वाले, बिकॉज नेट एनपीए इज कि कंपनी ने जो पहले से साइड में पैसा रखा हुआ कि ये तो डूबने वाला है और उसके ज़्यादा डूब गया, तो उसको हम नेट एनपीए बोलते हैं यूजुअली। तो यहाँ पर ग्रोस एनपीए दैट मीन्स कि पूरा साल में कितना डूबा है, तो यहाँ पर 1% के आसपास में पैसा इसका एनपीए हुआ है बजाज फाइनेंस का। इसकी हम लोग बात करें श्रीराम फाइनेंस की, तो यहाँ पर डिटेल नहीं दी हुई, तो ये लगभग 4.5% के आसपास का इसका एनपीए निकल के आता है, जिसको हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ग्रोस एनपीए इस 4.5%। एंड यहाँ पर जो दूसरी चोलामंडलम है इसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये भी 4.5% के आसपास में एनपीए निकल के आ रहे हैं। बट यहाँ पर बजाज, इसका अगर हम लोग चेक करते हैं, इसका हमने चेक किया इसका जो टाटा कैपिटल का, इसका 2% के आसपास में ग्रोस एनपीए निकल के आ रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि सबसे कम एनपीए वाली को मार्केट ने दे रखी है 8 गुना वैल्यू, राइट, 7.5 से 8 गुना। उससे कम वाली को मार्केट ने दे रखी है 4.5 गुना वैल्यू के ऊपर में लेके आ रहे हैं। और साथ में ही जो श्रीराम फाइनेंस है जिनकी 4.5% के आसपास में एनपी है, उसको मार्केट ने सबसे कम वैल्यू दे रखी है। और चोलामंडलम को उससे थोड़ा कम एनपी है, उसको थोड़ी सी उससे ज़्यादा वैल्यू दे रखी है। तो एनपीए का यहाँ पे खेल है कि लोन के डूबने के चांसेस कितने हैं, जो लोन बांट रखा है उसके डूबने के चांसेस क्या है, वो एनपीए में डिसाइड होता है। एनपीए ज़्यादा, इसका मतलब डूबने का चांस ज़्यादा लोन के, तो मार्केट वैल्यू कम देगा, ऑफ कोर्स सी बात है। इसी हिसाब से आप लोगों को जो कंपैरिजन है वो हमने यहाँ पर करके देखा है। दूसरा, हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट के हिसाब से हमने कंपैरिजन करके देख लिया, तो उसके हिसाब से ज़्यादा वैल्यू नहीं बन रही थी, बट एनपीए को। और तीसरी चीज़, अब जो वैल्यू इसका जो आईपीओ के अंदर में वैल्यू, अब कंपैरिजन बेसिस पे हम लोग अगर फाइनल व्यू पे चलते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू लगाई गई है टाटा कैपिटल की वो अच्छी खासी ऑलरेडी लगा दी गई है, बट यहाँ पर आगे ऊपर जाने में क्रीम अच्छी है। क्यों क्रीम अच्छी है? जैसे बजाज फाइनेंस का नाम अच्छा है, वैसे ही टाटा कैपिटल के पास में टाटा का नाम है। मार्केट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और जो ग्रोथ, अगर हमने ऑलरेडी जो ग्रोथ देखी है वो ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर देखने को मिले 11,000 करोड़, 16,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपए। और इस साल इस ग्रोथ को अगर हम लोग चेक करते हैं तो इस साल हो सकता है कि 34,000 करोड़ के आसपास तक का रेवेन्यू जा सकता है। और एनपीएस भी अंडर कंट्रोल है, 2% के आसपास में अंडर कंट्रोल बैठे हुए हैं, दैट्स अगेन ए ग्रेट थिंग। अब वही जो ग्रोथ है दूसरी कंपनियों के साथ में जो है, वो ग्रोथ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, मतलब उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी टाटा कैपिटल के अंदर में देखने को यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अगर हम लोग श्रीराम फाइनेंस की बात करते हैं तो इसकी भी ग्रोथ ठीक है, यहाँ पे 34,000 करोड़ रुपए, 43,000 करोड़ रुपए, और अभी जो है ग्रोथ वापस से स्टेगनेंट सी हो रही है। 16 के साथ में अगर वो चेक करते हैं तो यहाँ पर इसकी भी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अगेन स्टेगनेशन तो देखने को मिल रहा है, और टाटा कैपिटल के अंदर में वो चीज़ थोड़ा सा इनके मुकाबले ग्रोथ के अंदर में डाउनफॉल कम है बिकॉज ऑफ द भरोसा। सो आई एम पॉजिटिव इन दिस मार्केट ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर ये पूरा सेक्टर ही उठेगा, जैसे बजाज फाइनेंस अगर भागना चालू करे, ये पूरा सेक्टर भी काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा है, अगर ये वापस चलना चालू करता है तो टाटा कैपिटल को एक अपर हैंड जो है मार्केट दे सकता है 4.5 गुना की वैल्यूएशन के ऊपर में भी। बट देर आर पॉसिबिलिटीज कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेता है, राइट, अगर वो भी और भी स्थिर रहता है तो ये थोड़ा टाटा कैपिटल आपको और सस्ते में भी हाथ आ सकता है। सो आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी इन द लॉन्ग रन। और आज की जो वैल्यू लगाई गई है वो भी अच्छी ठीक ठाक अच्छी खासी लगाई गई है। बट अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी नजर देखने को मिल रही है, मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट ध्यान रखिएगा अगर आपके पास में 50,000 रुपये लगाने हैं तो यहाँ पर जो पैसा लगाने लायक है वो 20,000 रुपये हैं। अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होता है यहाँ से 10%, तो आप लोग 20,000 रुपये 10 या 15% के आसपास में, अगर यहाँ से और नीचे जाता है 15% के आसपास में, तो वहाँ पर आप 20,000 रुपये और लगा सकते हैं। और वहाँ से अगर 10% और गिरता है तो बाकी के 5,000 रुपये, जो 10,000 रुपये हैं वो आप और लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा, तो दैट वुड बी राइट थिंग, राइट वे टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। राइट, अब एक पी रेशियो भी एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं। सो फाइनल हम रिव्यू क्लोजिंग तक पहुंचे इस वीडियो की। तो यहाँ पर जो कंपनी कमाई कर रही है पी रेशियो के हिसाब से, तो दैट इज अर्निंग करी है इसने 989 करोड़ रुपीज की, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओके। सो 1,000 करोड़ रुपए की इसने इनकम करी है, तो इसके हिसाब से जो पी रेशियो निकल के आ रहा है दैट इज 1,000 करोड़ की, तो अच्छा वैसे की तो 4,000 करोड़ रुपए की होगी। अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं तो 4,000 करोड़ को अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं 138 के साथ में डिवाइड बाय 4, तो लगभग 34 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको हम बजाज फाइनेंस के साथ में कंपेयर करते हैं इसका भी 35 का है। श्रीराम फाइनेंस इसको एनपीए ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो पी रेशियो मार्केट ने कम दे रखी है, 14 का ही दे रखी है, तो इसके मुकाबले वैल्यू ज़्यादा है, और चोलामंडलम के 30 के हिसाब से वैल्यू मिली हुई है। सो प्रीमियम पे ऑलरेडी एक स्टॉक है वो आ ही रहा है। सो अ फाइनल व्यू इज कि आप लोग अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते तो श्रीराम के साथ में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ पे है, वैल्यू भी अच्छी मिल रही है। बाकी ग्रोथ एनपीए ज़्यादा है तो मार्केट उसको थोड़ी सी हमेशा डिस्काउंट में ही रखने वाला है बिकॉज ऑफ एनपीए थिंग। और साथ में इसके साथ में आप लोग टाटा कैपिटल में पैसा लगा सकते हैं, तो हाफ हाफ करके चल सकते हैं ताकि आपको दोनों का बेनिफिट देखने को यहाँ पर मिल सके। बाकी यहाँ पर इस पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है रिट्रेसमेंट आ जाए और यहाँ से अगर भाग भी जाए मार्केट, अगर मार्केट चलो इसको बजाज फाइनेंस के बराबर वैल्यू दे दे, देगा नहीं उतनी, आई थिंक 7 गुना पे बजाज फाइनेंस ऊपर चल रहा है रेवेन्यू के मुकाबले, तो इसको 6 गुना तक लेके जा सकता है, 6 या 5.5 गुना तक, उससे ज़्यादा तो ऊपर आई डोंट थिंक कि लेके जाएगा मार्केट, बिकॉज बजाज फाइनेंस की एक अलग ही रेस है, अलग ही दौड़ है उसकी। एनपीए भी देख लो उसका कितना अच्छे से मैनेज कर रखा है उसने लोन की ग्रोथ के साथ में, सो दैट्स ए डिफरेंट गेम, बजाज फाइनेंस अलग ही गेम पे चल रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड लिस्टिंग, बट आपको थोड़ा सा एवरेजिंग करके बाइंग का ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर। और लिस्टिंग गेन की मुझे अगर मार्केट सुधरता हुआ दिखता है तो यहाँ पे 5-10% तक का लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद है। दैट्स ऑल फाइनली, सी यू टुमारो।